जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं जो है लूसेंट के स्पेशल जो अब हमारा जो रसायन विज्ञान का सेशन चलने लगा है उसमें मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं एक एक चीज़ें फैक्ट के रूप में पूरी तरह से जानकारी दूंगा। तो चलते हैं। रसायन विज्ञान में एक एक वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, जानकारी भी लेंगे। वैसे आप लोग कई बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, पूरी तरह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लूसेंट ही एक ऐसा बुक है जिसमें सारे एग्ज़ाम जितने भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सारा चीज़ें कवर वनडे एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से कर लेता है। चलें दोस्तों, तो सबसे पहले रासायन विज्ञान में हम बात करते हैं। तो रासायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उनमें से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, किसी भी पदार्थ की जो उसकी गुण में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, उसके संगठन में, बनने में और उसकी स्ट्रक्चर में, या फिर उनमें होने वाले कई परिवर्तन वो हम जब अध्ययन करते हैं हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें केमिस्ट्री अर्थात तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के देख पा रहे हैं मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। तो ध्यान रखिएगा, कीमिया का मतलब काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। समझ में आ रहा ना? तो ये मिस्र वर्ड से आया। लेवेसियर के नाम सुने हुए होंगे आप। लेवेसियर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेवेसियर की अगर अच्छी तरह से समझें तो लेवेसियर जो थे, है ना, ये रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता था इनको। ठीक है, ध्यान रखिए। पदार्थ की उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम पदार्थ की प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले पदार्थ क्या है। जैसा आप जानते ही हैं, पदार्थ वह है दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन हो विरोध करती है, पदार्थ कहलाता है। जैसा जल, हवा, बालू आदि, क्योंकि अपने अपने स्ट्रक्चर में जो भी इनमें परिवर्तन करेंगे तो अपने संरचना में वो विरोध जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, वही चीज़ पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के उदाहरण को अगर हम ध्यान में रखें तो जल, हवा, बालू है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के सहयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? जैसा आप जानते हैं, क्षितिज, जल, पावक, क्षितिज, ठीक है, जल, पावक, गगन एवं समीर, इन 5 तत्वों से हर चीज़ मिल करके बना है। भारत के महान ऋषि जो हैं, कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो किसने कहा? कणाद के अनुसार ये पहली बार में कहा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पदार्थ का जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, इस पदार्थ के वर्गीकरण को बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आशा करूंगा दोस्तों ये पूरी तरह से समझ में आएगा। पदार्थ का जो वर्गीकरण है, तो पदार्थ मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक तो उनके भौतिक के आधार पर, जो सडनली हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एक तो भौतिक आधार पर देखा गया है, और दूसरा जो है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखा गया है। भौतिक आधार पर क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ को देख के आप ये कह सकते हैं वो ठोस है, या द्रव है, या गैस है, इसलिए इसको भौतिक कहा गया। रासायनिक, देखिए दोस्तों, रासायनिक जो है हम कंपोजिशन को देख के प्योर रूप से ये नहीं कह सकते कि ये शुद्ध पदार्थ है कि मिश्रण है, इसलिए इसकी कंपोजिशन को हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे तो शुद्ध पदार्थ भी अपनी तरह से देखा जाए तो वो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो तत्व के रूप में रहते हैं और ऐसे शुद्ध पदार्थ जो यौगिक के रूप में रहते हैं। अब देखिए, तत्व की बात करें तो तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तत्व जो धात्विक होते हैं और कुछ तत्व जो अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यौगिक की बात करें दोस्तों, तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कार्बनिक होते हैं और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं। अब बात हो रही दोस्तों, जो हमने शुद्ध पदार्थ की बात मिश्रण को पढ़ा था, तो मिश्रण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक सममांग मिश्रण और एक विस्मांग मिश्रण होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है दोस्तों। आगे हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार,
एवं आयतन दोनों निश्चित हो, जिसका आकार भी और एक आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सब जो हैं ठोस होते हैं। द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, मतलब उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसकी क्या होती है, निश्चित हो, उसे हम द्रव कहलाता है। जैसे एल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों गैस, गैस किसे कहेंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? गैस। अर्थात जिसकी आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, निश्चित नहीं बेटा, अनिश्चित। क्यों? क्योंकि देखो भैया, गैस जिस रूप में, जिस शेप वाले बर्तन में रखेंगे वो उस शेप का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, गैसों का कोई प्रश्न नहीं होता है, ये नोट कर लो। इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, अर्थात संपीड़ित किया जा सकता है। इस नोट को आप अच्छे से गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसानी से इसे कंप्रेस किया जा सकता है, इसका कोई प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं पूरा सेशन की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से वर्ड रहते हैं, उसको समझना होता है। जैसे कि ताप एवं दाब, ठीक है, में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं, परंतु उसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि देखो लकड़ी को भी हम कोई भी आकार में, कोई भी उसमें नहीं बदल सकते हैं, पत्थर को भी हम ये अपवाद में है। बाकी ज़्यादातर ताप एवं दाब में परिवर्तन करके, ठीक है, पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है। जल 3 भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल कौन कौन सी अवस्था में रह सकता है? 3। कौन कौन है भैया? तो ठोस के रूप में भी रह सकता है, द्रव के रूप में भी रह सकता है, गैस के रूप में भी रह सकता है। उदाहरण के लिए जल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जल को हम ठोस रूप में भी रख सकते हैं, द्रव रूप में भी रख सकते हैं और गैस रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चर्चा करें दोस्तों, तो इसके सेशन की बात हम आप बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में से गैस बन जाते हैं और इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कोई एक ठोस है, उसे जला रहे हैं तो वो द्रव में न बदल के डायरेक्ट गैस बदल रहा है। तो ऐसी क्रिया जो डायरेक्ट ठोस से, अगर ठोस है कोई और जा करके गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है? गैस में। इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन अवक्रिया कहते हैं। पदार्थ की अवस्था, चौथी अवस्था कोई पूछे तो प्लाज्मा है, और आपसे कोई पूछे कि 5वीं अवस्था क्या है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें, तत्व की बात करें, तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जो तत्व होता है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। अब कुछ आपको मैं चर्चा कर देता हूँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व इनके कितने प्रतिशत हैं। देखिए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है 46.62% पाए जाते हैं, सिलिकॉन जो है 27.72%, एल्युमिनियम जो है 8.13%, लोहा जो है देख पा रहे हैं आप, लोहा जो है 5%, कैल्शियम जो है 3.6%, सोडियम जो है 2.83%, पोटेशियम जो है 2.59%, मैग्नीशियम जो है 2.09%, टाइटेनियम जो है 0.44%, हाइड्रोजन जो है 0.114। कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्वों में 99.14% पाए जाते हैं, 99.14%। क्लियर है? देखो, तत्व के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब यौगिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। यौगिक गुण उनके अवयवी तत्वों से के गुणों से भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण अलग होता है,
लेकिन वाटर का गुण अलग होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीजन जलने में सहायक होते हैं और हाइड्रोजन खुद जलाता है, लेकिन इन दोनों को यौगिक जल आपको बुझा देता है। दोनों का देखो काम अलग अलग है। मिश्रण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। इस सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। देखिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण मैं चीज़ें बताऊंगा। मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सममांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि सामान्य शरीर में तत्वों की औसतन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है हमारे शरीर में। तो देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें हमारे बॉडी की, तो ऑक्सीजन जो है 65% जो हमारे बॉडी में पाई जाती है। कार्बन की बात करें तो 18% पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है 10% पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है 9%, 3% पाई जाती है। कैल्शियम जो है 2% पाई जाती है। फास्फोरस 1% पाई जाती है। पोटेशियम जो है 0.35% पाई जाती है। सल्फर जो है 0.25% पाई जाते हैं। सोडियम जो है 0.15% पाई जाते हैं। क्लोरीन जो है 0.15% पाई जाती है। मैग्नीशियम जो है 0.05% पाई जाती है। लोहा 0.0004% पाई जाती है। अन्य तत्व 0.046 तत्व पाए जाते हैं। तो विषमांगी अब सममांगी मिश्रण के बारे में अब चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से सममांग मिश्रण निर्माण होता है, धातु उसे हम किसी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं, उसका गुणधर्म एक ही समान होता जाता है, जैसे चीनी या नमक, जलीय विलयन, हवा आदि की। क्योंकि भैया चीनी और नमक को मिला देंगे तो उसका गुण परिवर्तन हो जाएगा और उसे मिल जाएगा पूरी तरह से। विषमांग क्या है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण, उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद का कुहासा आदि। अब देखिए, मिश्रण को अलग करने की विधियाँ। देखिए, मिश्रणों को अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा भी इसे कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम बात करेंगे आसवन विधि से भी करते हैं। तो आसवन क्या होता है? जब दो द्रव्यों को क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके आचरण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात वे द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग शनन कहलाता है। तो आसवन विधि दो विधि होता है, एक तो वाष्पीकरण और दूसरा शनन। उत्पादन तो जान चुके हो कि जब हमें ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो हमें उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नेफ्थिलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन। इन सारे चीज़ों को हमें अलग करने के लिए हमें उत्पादन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। आंशिक आसवन क्या है? इस विधि में वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं, इनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल, कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफ की बात करें, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी भी अधिशोषक पदार्थ में भिन्न दूरियों को अवशोषित होती है। इस प्रकार के पृथक कर लिया जाता है। भाप आसवन की बात करें तो इस विधि में कार्बन मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ये जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ औष्णशील भी होते हैं। इस विधि द्वारा विशेष रूप से इन पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। क्लियर है? तो देखिए, द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टेट की बात करें तो देखिए बेटा, द्रवणांक एक होता है मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हिमांक कहते हैं। तो इन पदार्थों की अवस्था परिवर्तन के लिए हमें दो प्रोसेस समझना होगा, एक द्रवणांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और हिमांक जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द्रवणांक की बात करते हैं दोस्तों, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होते हैं तो उनमें से अधिकांश में वे परिवर्तन एक विशेष दाब तथा एक नियत दाब पर होता है। ये नियत दाब वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक भाप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक की बात करें दोस्तों, तो जैसा हिमांक जानते ही हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी विशेष दाब पर, विनियत ताप पर जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक हिमांक 0 डिग्री है। अशुद्धियों को उपस्थित में पदार्थ के हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। अब बात ये हो रही है दोस्तों कि द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, सोचिए। तो देखिए, द्रवणांक का दाब पर प्रभाव जरूर पड़ता होगा। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। इन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा, लोहा आदि।
गलने तथा जमने पर आयतन में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, ऐसी दशा में तो ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। डला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस गले हुए द्रव में प्लावन करते रहते हैं। इस विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ बने होते हैं जिनको जमने पर आयतन बढ़ते हैं। चांदी व सोने की मुद्राएं ढीली नहीं होती हैं, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं। मैं आपको एक टॉपिक और समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ और है, मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाले जाने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सर, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से निकलती है। जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलनेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण को बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का एक भाग बर्फ का 3 भाग मिलाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार की से होती है। पहला वाष्पन, ठीक है, दूसरा क्वथनांक। जैसे कि जानते हैं, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन क्रियान्वयन बातों पर भी निर्भर करता है। पहला, क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप, द्रव की खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होना, द्रव के पृष्ठ पर होना, क्वथनांक की बात होना, ये सारा चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना, जो कि हम इसकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसा रहा दोस्तों, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।